सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि इस दुनिया के अलावा कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न स्वर्ग, न नरक, न पुनर्जन्म। जो कुछ है यही जीवन है, यही शरीर है और यही सच्चाई है। तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे या उसे पागल समझोगे? हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी सोच थी जो बिल्कुल यही कहती थी। ये सोच धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ थी। ये वेदों की सत्ता को नहीं मानती थी। ये कहती थी कि जो दिखाई देता है वही सत्य है और जो नहीं दिखाई देता उसका कोई प्रमाण नहीं है। इस विचारधारा का नाम था लोकायत, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, लोकायत अ स्टडी इन एंशिएंट इंडियन मटीरियलिज्म, ये हमें उस खोई हुई आवाज के बारे में बताती है जिसे इतिहास में दबा दिया गया था। ये किताब हमें दिखाती है कि भारत की सोच सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि यहां पर एक बहुत मजबूत भौतिकवादी सोच भी मौजूद थी। लोकायत का मतलब ही है लोगों की सोच या आम जनता की सोच। ये दर्शन किसी मंदिर या ग्रंथ में कैद नहीं था, बल्कि ये लोगों के बीच जीता था। ये कहता था कि जिंदगी का असली मकसद इसी जीवन में सुख पाना है, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता। चार्वाक दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत था प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं और अपने अनुभव से समझ सकते हैं, वही सच्चाई है। इसके अलावा जो भी बातें हैं, जैसे स्वर्ग, नरक, आत्मा, भगवान, इन सब का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए इन्हें सच मानना गलत है। ये विचार उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय समाज पूरी तरह से वेदों और धार्मिक नियमों पर आधारित था। हर चीज का फैसला धर्म के नाम पर होता था। लेकिन लोकायत ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। चार्वाकों ने कहा कि वेद इंसानों द्वारा लिखे गए हैं और इनमें बहुत सारी गलतियां और भ्रम हैं। उन्होंने यज्ञ और पूजा को भी बेकार बताया और कहा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराकर पैसे कमाने का तरीका है। अब सोचो, उस समय जब हर कोई धर्म को ही अंतिम सत्य मानता था, तब कोई आकर कहे कि धर्म झूठ है, तो उसका क्या हाल होगा? यही वजह है कि लोकायत दर्शन को धीरे धीरे दबा दिया गया और इसके असली ग्रंथ भी समय के साथ खो गए। जो कुछ भी हमें आज लोकायत के बारे में पता चलता है, वो ज्यादातर उसके विरोधियों के लिखे हुए ग्रंथों से मिलता है। यानी जिन लोगों ने इस विचारधारा को गलत साबित करने की कोशिश की, उन्हीं की वजह से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस किताब में लेखक ने इसी खोई हुई विचारधारा को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने अलग अलग ग्रंथों और संदर्भों से लोकायत के विचारों को इकट्ठा किया है और हमें एक साफ तस्वीर देने की कोशिश की है। लोकायत सिर्फ एक दर्शन नहीं था, बल्कि ये एक सोचने का तरीका था। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे मत मानो। हर चीज पर सवाल उठाओ और खुद अपने अनुभव से सच को पहचानो। ये दर्शन हमें यह भी बताता है कि जिंदगी को डर और भ्रम में नहीं, बल्कि समझ और आनंद के साथ जीना चाहिए, क्योंकि अगर यही एक जीवन है तो इसे पूरी तरह से जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में सिर्फ वही चीजें सच्ची हैं जो हमें दिखाई देती हैं? क्या इंसान की सोच और भावनाएं भी सिर्फ शरीर तक ही सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें लोकायत के मूल सिद्धांतों को और गहराई से समझना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि चार्वाक दर्शन के मुख्य विचार क्या थे और ये कैसे बाकी सभी भारतीय दर्शनों से अलग था। लोकायत दर्शन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सीधा सवाल। वो हर उस बात पर प्रश्न उठाता था जिसे समाज बिना सोचे मान चुका था। उस समय लोगों को बचपन से सिखाया जाता था कि वेद ईश्वर की वाणी है, जो कुछ उनमें लिखा है वही अंतिम सत्य है। लेकिन चार्वाकों ने सबसे पहले इसी नींव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कोई भी पुस्तक केवल इसलिए सत्य नहीं हो सकती क्योंकि लोग उसे पवित्र मानते हैं। सत्य वही है जिसे परखा जा सके, जिसे अनुभव किया जा सके, जिसे जीवन में महसूस किया जा सके। अगर कोई बात केवल विश्वास पर टिकी है और उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो उसे अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। चार्वाक दर्शन के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा साधन उसकी इंद्रियां हैं। आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा महसूस करती है और इन्हीं अनुभवों से ज्ञान पैदा होता है। यही कारण था कि लोकायत प्रत्यक्ष को सबसे बड़ा प्रमाण मानता था। उनका मानना था कि अगर किसी चीज को न देखा जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है, तो उसके अस्तित्व का दावा करना केवल कल्पना है। इसी सोच के कारण उन्होंने आत्मा के विचार को भी स्वीकार नहीं किया। चार्वाकों ने कहा कि जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में शरीर की चेतना है,
जैसे अलग अलग तत्व मिलकर एक नई शक्ति पैदा करते हैं, वैसे ही शरीर के तत्व मिलकर चेतना पैदा करते हैं। जब शरीर समाप्त होता है, तब चेतना भी समाप्त हो जाती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। जैसे पान के पत्ते, सुपारी और चूना अलग अलग अपने आप लाल रंग नहीं बनाते, लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं तो लाल रंग पैदा होता है। उसी तरह शरीर के तत्व मिलकर चेतना बनाते हैं। चेतना कोई अलग आत्मा नहीं है। यही विचार उस समय के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारतीय परंपरा में आत्मा को शाश्वत माना गया था। माना जाता था कि शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा जन्म दर जन्म यात्रा करती रहती है। लोकायत ने इस पूरी धारणा को अस्वीकार कर दिया। जब आत्मा को ही अस्वीकार कर दिया गया, तो पुनर्जन्म का विचार भी अपने आप कमजोर हो गया। चारवाकों ने साफ कहा कि जब शरीर खत्म हो जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई दूसरी दुनिया नहीं, कोई अगला जन्म नहीं, कोई कर्मों का अदृश्य हिसाब नहीं। उनका मानना था कि पुनर्जन्म का विचार लोगों के मन में डर और उम्मीद दोनों पैदा करता है। डर इस बात का कि अगर अभी नियम नहीं माने तो अगले जन्म में दुख मिलेगा, और उम्मीद इस बात की कि अभी दुख सह लो तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। लोकायत ने कहा कि यह सोच इंसान को वर्तमान जीवन से दूर कर देती है। वो अपने सामने की जिंदगी को भूलकर किसी अदृश्य भविष्य में जीने लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास केवल यही जीवन है। चारवाकों का मानना था कि इंसान को अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र अवसर है। वे जीवन से भागने की नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करने की बात करते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध बात थी कि जब तक जियो, सुख से जियो। इस वाक्य को बहुत लोगों ने गलत समझा। लोगों ने कहा कि चारवाक केवल भोग की बात करते थे, लेकिन असल में उनका अर्थ अंधी वासना नहीं था। वे कहना चाहते थे कि जीवन को अपराध बोध और डर में मत जियो। अगर हर समय इंसान स्वर्ग, नरक और अगले जन्म के डर में रहेगा, तो वो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। चारवाक ये नहीं कहते थे कि बिना सोचे कुछ भी करो। वे कहते थे कि मनुष्य को अपने सुख और दुख दोनों को समझकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन वही है जो अभी सामने है। उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने पूछा कि अगर यज्ञ में पशु की बलि देने से वो सीधे स्वर्ग चला जाता है, तो फिर कोई अपने प्रियजनों को स्वर्ग भेजने के लिए यही तरीका क्यों नहीं अपनाता। ये सवाल सिर्फ मजाक नहीं था, ये उस व्यवस्था पर गहरी चोट थी जिसमें धर्म के नाम पर लोगों से धन लिया जाता था और डर के जरिए उन्हें नियंत्रित किया जाता था। चारवाकों ने पुरोहितों पर आरोप लगाया कि उन्होंने धर्म को एक व्यवसाय बना दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अदृश्य दुनिया का डर पैदा करके खुद को समाज के ऊपर स्थापित कर लिया है। लोकायत दर्शन पहली बार इंसान को यह कह रहा था कि किसी भी सत्ता को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है। किसी भी विचार को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि बहुसंख्यक लोग उसे मानते हैं। हर विश्वास को जांचो, हर सत्य को परखो, हर डर से सवाल करो, क्योंकि जहां सवाल खत्म हो जाते हैं, वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। और यही कारण था कि लोकायत केवल एक दर्शन नहीं था, वो सोचने की आजादी का नाम था। लेकिन लोकायत दर्शन की असली गहराई केवल आत्मा और पुनर्जन्म को नकारने तक सीमित नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ज्ञान की समझ, यानी हम सच को कैसे पहचानते हैं। चारवाकों ने साफ कहा कि ज्ञान का सबसे भरोसेमंद तरीका है प्रत्यक्ष अनुभव। जो हम देख सकते हैं वही सबसे मजबूत सत्य है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहकर बात खत्म नहीं की, बल्कि बाकी सभी ज्ञान के तरीकों को भी परखा। भारतीय दर्शन में आमतौर पर 3 मुख्य प्रमाण माने जाते थे: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष यानी जो सीधे अनुभव में आए, अनुमान यानी तर्क के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष, और शब्द यानी किसी विश्वसनीय स्रोत या ग्रंथ की बात। लोकायत ने इनमें से केवल प्रत्यक्ष को पूरी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने अनुमान और शब्द दोनों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अनुमान अक्सर गलत हो सकता है। जैसे अगर हम दूर से धुआं देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वहां आग है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। धुआं किसी और कारण से भी हो सकता है, यानी अनुमान निश्चित सत्य नहीं देता। इसी तरह उन्होंने शब्द प्रमाण को भी अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या ग्रंथ केवल इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि लोग उसे मानते हैं। अगर किसी बात का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो उसे आंख बंद करके मान लेना समझदारी नहीं है। ये सोच उस समय के पूरे ज्ञान तंत्र को चुनौती दे रही थी, क्योंकि वेद और शास्त्रों की सत्ता इसी शब्द प्रमाण पर टिकी हुई थी। चारवाकों ने कहा कि अगर कोई बात अनुभव में नहीं आती तो उसे केवल तर्क के सहारे सच मान लेना खतरनाक है, क्योंकि तर्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है।
उनका मानना था कि ज्ञान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए, वो जीवन से निकला होना चाहिए। अगर ज्ञान केवल कल्पना और विश्वास पर टिका है तो वो इंसान को सच्चाई से दूर ले जा सकता है। यही कारण है कि लोकायत दर्शन को बहुत बार भौतिकवादी कहा गया, लेकिन इस शब्द को भी अक्सर गलत समझा गया है। भौतिकवाद का मतलब यहाँ केवल धन या वस्तुओं की चाह नहीं है। इसका असली मतलब है कि ये दुनिया वास्तविक है और इसी दुनिया के अनुभव ही ज्ञान का आधार है। चारवाकों ने प्रकृति को ही सब कुछ माना। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार तत्व मिलकर शरीर बनाते हैं और इन्हीं से चेतना उत्पन्न होती है। उन्होंने किसी भी अदृश्य शक्ति या ईश्वर की आवश्यकता को नहीं माना। उनका कहना था कि अगर प्रकृति खुद ही सब कुछ समझा सकती है तो फिर किसी अलौकिक कारण की जरूरत क्यों है। ये विचार उस समय के धार्मिक ढांचे के लिए सीधी चुनौती था, क्योंकि वहां हर घटना के पीछे ईश्वर को कारण माना जाता था। चारवाकों ने पूछा कि अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो फिर इस दुनिया में दुख और अन्याय क्यों है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो इन्हें खत्म क्यों नहीं करता। ये सवाल सिर्फ तर्क नहीं थे, बल्कि एक अलग नजरिया थे जो इंसान को खुद सोचने के लिए मजबूर करते थे। लोकायत का मानना था कि इंसान को अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना चाहिए, न कि किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंसान हर चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मान लेगा तो वो खुद जिम्मेदारी लेना छोड़ देगा। यही वजह है कि लोकायत दर्शन में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। ये दर्शन इंसान को सोचने की आजादी देता है और उसे अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनाता है। चारवाकों के अनुसार नैतिकता भी किसी दिव्य आदेश से नहीं आती, बल्कि ये समाज और अनुभव से विकसित होती है। लोग अपने सुख और दुख के आधार पर ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह लोकायत ने नैतिकता को भी धरती पर उतार दिया, उसे किसी स्वर्ग या ईश्वर से जोड़ने की जरूरत नहीं समझी। ये सब विचार मिलकर एक ऐसी सोच बनाते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो किसी भी परंपरा या सत्ता के आगे बिना सवाल किए नहीं झुकती। और यही स्वतंत्र सोच शायद उस समय के समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। लोकायत दर्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना स्पष्ट और तर्कपूर्ण होने के बावजूद ये इतिहास में लगभग गायब क्यों हो गया। अगर इसके विचार इतने मजबूत थे तो ये बाकी दर्शनों की तरह सुरक्षित क्यों नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण था कि लोकायत ने सीधे उस व्यवस्था को चुनौती दी थी जो उस समय समाज को नियंत्रित कर रही थी। धर्म केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि वो शक्ति और नियंत्रण का साधन भी था। और जब कोई विचार उस नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। चारवाकों ने वेदों की सत्ता को नकारा। उन्होंने यज्ञ और कर्मकांडों को बेकार बताया। उन्होंने पुरोहितों की भूमिका पर सवाल उठाए। ये सब बातें उस समय के प्रभावशाली वर्ग के खिलाफ थीं। यही वजह है कि लोकायत के अपने ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए या नष्ट कर दिए गए। आज हमारे पास चारवाकों की कोई मूल पुस्तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो उनके विरोधियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से मिलती है। सोचो, इसका क्या मतलब है। हमें एक ऐसी विचारधारा के बारे में जानना पड़ रहा है जिसे उसके विरोधियों ने लिखा है, यानी उसकी छवि को कमजोर या गलत तरीके से भी पेश किया गया हो सकता है। फिर भी इन बिखरे हुए स्रोतों से जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद प्रभावशाली है। ये दिखाती है कि लोकायत केवल विरोध नहीं था, बल्कि एक संगठित और गहरा दर्शन था। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान यही है कि ये उन बिखरे हुए विचारों को जोड़कर एक स्पष्ट रूप में हमारे सामने लाती है। ये दिखाती है कि चारवाक दर्शन को केवल भोगवादी या सतही सोच मानना एक बड़ी गलती है। असल में लोकायत ने इंसान को केंद्र में रखा। उसने कहा कि जीवन का अनुभव ही सबसे बड़ा सत्य है। उसने डर के बजाय समझ को महत्व दिया और अंधविश्वास के बजाय प्रश्न को। लेकिन इतिहास हमेशा केवल विचारों से नहीं चलता, उसमें शक्ति संतुलन भी काम करता है। जिनके पास सत्ता होती है वही तय करते हैं कि कौन सा विचार आगे बढ़ेगा और कौन सा दबा दिया जाएगा। लोकायत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इसकी आवाज कम होती गई और दूसरे दर्शनों ने इसे हाशिए पर डाल दिया। फिर भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसके विचार अलग अलग रूप में समय के साथ सामने आते रहे, कभी साहित्य में, कभी लोक कथाओं में और कभी सामान्य लोगों की सोच में। जब भी कोई व्यक्ति बिना डर के सवाल करता है, जब भी कोई अंधविश्वास को चुनौती देता है, जब भी कोई कहता है कि पहले प्रमाण दिखाओ फिर मानूंगा, वहां कहीं ना कहीं लोकायत की झलक दिखाई देती है। ये दर्शन हमें ये भी सिखाता है कि किसी विचार को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता अगर उसमें सच्चाई और तर्क की ताकत हो।
आज के समय में जब जानकारी हर जगह उपलब्ध है, तब भी लोग कई बार बिना जांचे परखे बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में लोकायत की सोच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि केवल सुनना और मान लेना पर्याप्त नहीं है, समझना जरूरी है, जांचना जरूरी है, और सबसे जरूरी है खुद सोचने की हिम्मत रखना। लोकायत ये नहीं कहता कि हर बात पुरानी गलत है, वो सिर्फ ये कहता है कि हर बात को परखो, जो सही लगे उसे अपनाओ और जो गलत लगे उसे छोड़ दो। इस तरह ये दर्शन हमें एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान बनने की दिशा में ले जाता है, जहां हम अपने फैसले खुद लेते हैं और उनके परिणाम को समझते हैं। और शायद यही वजह है कि भले ही लोकायत इतिहास में दब गया हो, लेकिन उसकी जरूरत आज भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। जब हम लोकायत दर्शन को पूरी तरह समझते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान की एक आदत नहीं बदली। वो बिना जांचे परखे बातों पर विश्वास कर लेता है। पहले ये विश्वास धर्म और परंपराओं के नाम पर होता था। आज ये सोशल मीडिया, अफवाहों और अधूरी जानकारी के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे समय में लोकायत की आवाज फिर से सुनाई देती है, जो कहती है कि हर बात को परखो। केवल इसलिए मत मानो क्योंकि कोई कह रहा है या क्योंकि बहुत लोग उसे मानते हैं। सच वही है जिसे तुम समझ सको, जिसे तुम अनुभव कर सको। लोकायत हमें यह भी सिखाता है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है। जब इंसान हर समय किसी अदृश्य सजा या इनाम के बारे में सोचता है, तो वो अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता। चारवाकों ने कहा था कि जीवन को समझदारी से जियो, क्योंकि यही एकमात्र जीवन है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सुख के पीछे भागो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने फैसलों को समझो, उनके परिणाम को स्वीकार करो और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। ये दर्शन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ये कहता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे, कोई और तुम्हें अंतिम सत्य नहीं दे सकता। लोकायत का सबसे बड़ा संदेश है स्वतंत्र सोच। ये हमें सिखाता है कि परंपरा का सम्मान करो, लेकिन उसके सामने बिना सवाल किए मत झुको। ज्ञान का सम्मान करो, लेकिन उसे आंख बंद करके मत अपनाओ। ये सोच हमें एक संतुलन सिखाती है, जहां हम ना तो अंधविश्वास में डूबते हैं और ना ही हर चीज को बिना समझे नकारते हैं। हम जांचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। अगर इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझा जाए, तो लोकायत हमें यही कहता है कि सच की खोज बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ और अनुभव में छुपी है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें चुनौती देता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र सोचते हैं या सिर्फ वही मानते हैं जो हमें सिखाया गया है। जब अगली बार तुम किसी बात पर विश्वास करने जाओ, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैंने इसे समझा है या मैं सिर्फ इसे मान रहा हूं? यही छोटा सा सवाल तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जा सकता है जिस पर कभी लोकायत चला था। एक ऐसा रास्ता जहां डर कम होता है और समझ ज्यादा। और शायद यही असली आजादी है।